जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी मदीहा इकबाल और मैं थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन इससे पहले कि हम आज का टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करें उसके बारे में बात करती चलूँ कि मेरे पास मैं वैसे तो मीडिया से मेरा लिंक रहा है 5 से 6 साल। बीइंग एंकर ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान एज़ एन एंकर एंड आई वाज़ प्राइम टाइम होस्ट and I was morning show host and different other things I've done while I was in mainstream media. And it's been like more than 2 years. I switched my field from mainstream media to digital media. और डिजिटल मीडिया की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स आते हैं। उसमें से डिजिटल मीडिया का जो एक फॉर्म है उसमें एक टेक्स्ट आता है कि जी टेक्स्ट भी उसमें पिक्चर्स होगी, इमेजेस होगी, वीडियोस होगी। उसके बारे में भी हम लोग फर्दर आगे जाके बात करेंगे। लेकिन जो आज है स्पेसिफिकली वो हमारी जो मल्टी मीडिया जर्नलिज्म है उसके एक जो है जो उसका एक पोर्शन है, एक टाइप है टेक्स्ट उसके बारे में, एंड दैट इज़ ब्लॉगिंग। तो ब्लॉगिंग क्या है और हमारे यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो ब्लॉगिंग को लेकर गलत हैं। हमें लगता है कि जो ब्लॉगिंग है वो एक बस कुछ भी लिख देना होता है, तो उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है उसको हमें फुलफिल करना चाहिए टू राइट गुड ब्लॉग। और अभी जो है मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और इस स्क्रीन शेयर को करके तो फिर जो है वो हम लोग आज की जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन जो है ये इसको हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये है सबसे पहले अभी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं हाउ टू राइट एन इफेक्टिव ब्लॉग। तो बेसिक इसकी पहली टैब के ऊपर जाते हैं, व्हाट इज ब्लॉग। ओके, हम लोगों में सबसे बड़ी कॉन्सेप्ट जो हमारे बारे में हम लोग सोचते हैं वो ये है कि जी जो ब्लॉग है वो कुछ हमारा लिखना, जो हमारा पीस ऑफ पोर्शन है उसको हम ब्लॉग कहते हैं। दिस इज नॉट लाइक दैट। ये एक कोई वेबसाइट होती है और बेसिकली इसका नाम भी जो था वो वेब लॉग था और उसको हम लोगों ने सिंपली जो है वो शॉर्टन करने के बाद जो है उसको ब्लॉक कर दिया। तो ये इट्स अ जर्नल दैट इज फ्रीक्वेंटली अपडेटेड एंड इंटेंडेड फॉर द जनरल पब्लिक कंजम्पशन। अच्छा, हमारा ये है कि इसमें जो हमारी जर्नल्स होते हैं, हमारी वेबसाइट्स होती हैं, वेब ब्लॉग जिसके ऊपर हम लोग लिखते हैं डिफरेंट हैं। आगे मैं जाके आपको उसके बारे में बताऊंगी जो डिफरेंट है उर्दू के लिए, इंग्लिश के लिए, और उसमें हम किस तरह से लिख सकते हैं इसके ऊपर भी करेंगे बात। और ये एक जर्नल होता है, एक वेबसाइट होती है जिसके ऊपर आपको आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो आपको टैब्स मिलते हैं। आप अपने उसमें जो आपका इंटरेस्टिंग टैब होता है आप उस पर क्लिक करते हो, आपका जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है आप उसमें जाते हो, जाकर उसके बारे में पढ़ते हो, लिखते हो। अच्छा, अब मसला आता था कि जब हमने हमने मुझे लगा है कि मुझे ये चीज़ पसंद आई है या मेरे अंदर भी ये चीज़ है, मैं भी ऐसी चीज़ें लिख सकता हूँ। तो मेरी एक दोस्त थी तो वो फूड के बारे में, मतलब मैंने देखा कि वो बहुत खूबसूरत तरीके से फूड को डिस्क्राइब करती थी। मतलब कोई कुकिंग रेसिपी होगी अगर वो उसको भी बताती थी या उसके भी बारे में बात करती थी तो वो बहुत अच्छे ही तरीके से उसको एक्सप्लेन बहुत ईजी लिखा हुआ था। तो सबसे जो बड़ी बात है वो वेब ब्लॉगिंग, मेरे मुँह से वेब ब्लॉगिंग ही निकलता है क्योंकि मैं इसको वेब ब्लॉगिंग ही बोलती थी। तो ब्लॉग जो है उसके बारे में कि वो थोड़ा सिंपल होना चाहिए और ये हमारा एक जर्नल होता है, हमारी एक वेबसाइट होती है जिसके ऊपर फ्रीक्वेंटली अपडेट्स आती रहती हैं हर इंसान के लिए। उनकी कोशिश होती है कि अगर कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट रखता है तो वो पॉलिटिकल वाले बार में चला जाए, और अगर कोई दूसरा इसमें एंटरटेनमेंट में रखता है, इंफोटेनमेंट में रखता है, या फिर किसी तरह की और जो है ओवरऑल करंट अफेयर्स में जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट रखता है तो उसकी उस वाले पोर्शन पर चले जाएगा और वहां से जाकर जो है वो अपनी मतलब की चीज पढ़ सकती है। और ये जो वेबसाइट्स हैं ये अपडेटेड होती रहती है। मतलब अगर एक चीज के बारे में उन्होंने एक ब्लॉग अपलोड किया है और उसमें कोई चेंजिंग्स आती हैं, जैसे भी है यूजुअली इट कम्स जब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की, ठीक है, तो उसमें याद है कि हम लोगों ने एक ब्लॉग लिखा, कोई बात है, कोई भी चीज़ है तो उस पर लिख दिया, तो फिर बाद में क्या होगा कि उसके बारे में एक अपडेटेड वर्जन आता है। जिस तरह से अगर इसकी रिसेंट एग्जांपल ली जाए तो हरीम शाह की शादी काफ़ी जो थी वो उसमें थी कि जी हरीम शाह की शादी के बारे में बात की जाती है। शी गॉट मैरिड वन ऑफ द पीपी मिनिस्टर। तो उन्होंने अभी वो सबने उस पर लिखा, सबने उसके ऊपर ब्लॉग बनाया, सब वेबसाइट्स के ऊपर जो था वो पड़ा हुआ था। लेकिन लेटर ऑन वी गॉट टू नो दैट दैट वाज ओनली अ फोटोशूट फॉर वन ऑफ आई थिंक सो फेमस ब्रांड। सो उनको आदत है कंट्रोवर्सीज करने की, तो उन्होंने किया। तो जो पहले जो लोग थे उन्होंने उसके बारे में लिखा, अब जब ये क्लियर होगा तो उसके बारे में उसका अपडेटेड वर्जन आ गया। और होता किस लिए? जनरल पब्लिक कंजम्पशन के लिए। जो हम आम लोग हैं ये हमारे लिए होता है कि हम उसको देखते हैं, अच्छा हम उसको देखकर थ्रू जो है वो हम अपडेट रहते हैं। ब्लॉगिंग का जो मेरे नज़दीक सबसे प्लस पॉइंट है वो यही है कि आपको कभी भी किसी भी चीज़ के लिए इफ़ यू आर मिसिंग समथिंग ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया एंड सोशल मीडिया, तो अगर आपको कहीं से कोई टेक्स्ट मिलता है कोई चीज़ तो आप उसको पढ़कर उसकी थ्रू आउट द स्टोरी जो है वो आप उसको गैदर कर लेते हो। ब्लॉग कंसिस्ट। अच्छा, ये इसकी कुछ चीज़ें हैं, ये क्या क्या कुछ होता है इसमें।
और सबसे पहले एक ब्लॉग जो होता है इसकी जो कंसिस्ट है टाइटल ऑफ बॉडी, परमालिंक होता है एट द पोस्ट डेट। टाइटल क्या होता है इसके ऊपर साथ ही मैंने एक्सप्लेनेशन छोटी छोटी चीजों की लिखी हुई है साथ में। द मेन टाइटल और हेडलाइन ऑफ द पोस्ट, इट इज कॉल्ड टाइटल। लाइक मैं किस चीज के ऊपर लिखना चाहती हूँ, ठीक है। अगर मैं फैशन के ऊपर लिखना चाहती हूँ तो मेरे उसके ऊपर जो है वो फैशन की टैब बन रही होगी, उसके आगे जो जाकर है बॉडी, मेन कंटेंट ऑफ द पोस्ट। पहले मेरा टाइटल आ रहा होगा, मेरा क्राइटेरिया जिसके ऊपर मैं लिख रही हूँ, जो भी मेरा इंटरेस्ट है, मैंने फैशन के ऊपर लिखा है तो मेरी वो फैशन, मेरा जो वो लिखा हुआ है ब्लॉग लिखा हुआ है, जो पीस ऑफ राइटिंग है वो उस वाले पोर्शन में टाइटल पर शो होगा और वो पर मेन हेडिंग होती है, समटाइम टाइटल होती है ऑफ द पोस्ट, ठीक है। बॉडी जो उसके नीचे आ जाता है, तो जो उसने जो मैंने लिखा कंटेंट उसको कहते हैं बॉडी। और है परमालिंक, ये अब कोई भी हम लोग जब परमालिंक के बारे में थोड़ा सा आगे जाके ज्यादा बेटर तरीके से समझ सकेंगे जब हम लोग कोई ब्लॉग लिख देते हैं या मुझे कोई एक ब्लॉग पसंद आ जाता है, कोई भी अगर हम लोग आम गूगल की सर्चेस भी करते हैं तो उसमें हमारे ऊपर यूआरएल बन जाता है, ठीक है। और उस यूआरएल को जब हम कॉपी करें किसी भी न्यू टैब में जाके खोलते हैं तो स्पेसिफिकली हमारे पास एक वही टैब खुलती है और हमने जो चीज को जहां पर हमने सर्च किया होता है वही एग्जैक्टली, इवन जहाँ हम लोग कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, कोई न्यूज है और कोई भी चीज है उसका ऊपर, इवन मैंने कोई इमेज भी सर्च किया तो उसका ऊपर जो यूआरएल आ रहा होता है उसको जो है वो एक इंडिविजुअली उसी चीज को जाकर खोलता है, तो हम लोग उसको जो इसको उसमें परमालिंक बोलते हैं। पोस्ट डेट, डेट उसके ऊपर खैर जी टाइम भी आपके ऊपर मेंशन हुआ होता है। अक्सर आप बीबीसी की अगर वेबसाइट्स के ऊपर जाएं तो आप वहां पे देखेंगे कि वहां पर जो कॉलम है अगर वो उसको रीपोस्ट करते हैं तो उसके ऊपर वो टाइम भी बताते हैं कि ये पोस्ट 22 जुलाई को इतने बजे इस पैराए में इसको पोस्ट किया गया था और अब जो है ये उसका लेटेस्ट वर्जन है। मतलब कहानी वहीं से वो शुरू कर रहे होते हैं कि इसमें ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ और आगे जाकर जो है वो आपको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है, पोस्ट डेट कि ये पहले, अगर वो आर्टिकल पहले पब्लिश हो चुका है कि ये आर्टिकल पहले कब बना और उसके बाद इसको हम लोगों ने चेंज किया है और अब दोबारा से ये पोस्ट हो गया। द ब्लॉग एंट्री ऑप्शनली इंक्लूड्स द फॉलोइंग कमेंट्स। आपने अक्सर देखा होगा अगर आप वेब उसको खोलते हो तो आपने कोई भी आपने आर्टिकल पढ़ा है वहां पर लिखा हुआ, चाहे वो कॉलम हो, कोई भी चीज अगर आपने वहां से पढ़ी है उसके नीचे आपको जो है वो ऑप्शन आ रहा होता है। और साथ ही साथ नीचे अगर आप उसके थोड़ा सा जाएं तो आपको उसके नीचे टैग्स, टैग्स क्या होते हैं, टैग्स हम आज सोशल मीडिया, मुझे लगता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो टैग्स के बगैर कुछ भी नहीं है। आपको स्पेसिफिक वो वर्ड्स जो उस सर्च से रेलेवेंट हो, लाइक मैंने अगर फैशन के बारे में लिखा है या मैंने कुछ लेटेस्ट एग्जाम्पल मैंने डिजाइनिंग के बारे में लिखा है तो मेरे जो मैंने ब्लॉग लिखा है उस वेबसाइट के ऊपर जो मैं उसमें टैग्स ऐड करूंगी वो टैग्स मेरे उससे रेलेवेंट होने चाहिए जो लोग उसके बारे में सर्च करें, जो वो लोग लिखकर सर्च करें। अगर मैंने फैशन के बारे में लिखा है तो मेरे नीचे फैशन का टैग, मैंने जो ब्लॉग लिखा है उसके नीचे फैशन का टैग एक जरूर होना चाहिए उसको कि ये ताकि कोई भी उसको जब सर्च करता है तो वो अल्टीमेटली रीडायरेक्ट होकर मेरे वाले ब्लॉग के ऊपर आएगा अगर मैंने उस जो चीज दूसरा बंदा सर्च कर रहा है उसके बारे में एक टैग अपने आर्टिकल के नीचे टैग्स में ऐड किया। एक बंदा है वो आया स्क्रीन पे बैठा, कोई भी है कंज्यूमर है वो आकर बैठा, उसने आकर बैठ के देखा अच्छा आई वांट टू नो अबाउट करंट अफेयर, क्यों क्या करेगा वो करंट अफेयर को सर्च करेगा, टॉप 10 न्यूज ऑफ द पाकिस्तान, व्हाट्स न्यू, मोस्ट अपडेटेड न्यूज ऑफ पाकिस्तान, अपडेट्स अबाउट हरीम शाह मैरिज, कुछ भी ये वो वर्ड्स हैं जो वो सर्च कर रहा है। अगर मैंने जो भी लिखा है या किसी ने भी लिखा है अगर तो वो वैसे वाले टैग्स जो हैं वो मैंने अपने आर्टिकल के नीचे टैग्स में डाले तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो मैंने लिखा है या जो मैंने ब्लॉग लिखा है उस तक वो लिखा हुआ जो बंदा उसको सर्च कर रहा है उसको मेरा लिखा हुआ आर्टिकल जो है वो शो हो जाए। फिर जब वो शो हो जाता है और उसके नीचे फिर आपको देखें उनके नीचे लोग कमेंट्स भी करते हैं और वो कमेंट्स भी जो होते हैं वो पब्लिक होते हैं, आप उसको देख सकते हैं और कर सकते हैं। अगर ट्रैक बैक और पिंग बैक, जी पिंग बैक क्या होता है, ये समटाइम्स मैंने लिखा, आपने लिखा, किसी ने भी लिखा, वो जो है आपका ब्लॉग उसके ऊपर अपलोड हो गया और अपलोड होने के बाद क्या होता है कि इसमें या फिर लिंक बन जाता है, आप उसको डिफरेंट जगहों पे शेयर करते हो और जब भी कभी कोई आपके उस ब्लॉग के ऊपर जो आपने मतलब बहुत टाइम पहले लिखा हो या जब भी कुछ भी है तो अगर आप उसके ऊपर पिंग बैक का ऑप्शन होता है तो जब भी कोई बंदा वहां पर जाकर उसको लिखता, उसको लाइक करता है तो आपको फौरन से वो एक ऑप्शन आता है आपको कि जी आपकी फलां डेट को लिखी हुई पोस्ट जो थी वो इस बंदे की जानिब से लाइक की गई है या इस पर कमेंट किया गया है। और साथ ही साथ आपको ये दूसरी लिंक्स जो है दूसरे जो वेबसाइट आप उसी से रेलेवेंट और लिखा होता है। हम अगर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देखें हम एक चीज देख रहे होते हैं हमारे इंटरेस्ट की, बिलफर्स मैंने करंट शोज के बारे में सुना, बिलफर्स मैंने पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में, पाकिस्तान की करंट सिनेरियो के बारे में, पाकिस्तान में क्या नया चल रहा है कंस्ट्रक्शन के हवाले से, अगर मैं कोई भी चीज देख रही हूँ
तो यू ऑल्सो में इंटरेस्टेड का कुछ ऑप्शन आपको शो होता है कि आपको ये भी चीज़ें देखनी चाहिए या आप इनको भी पसंद कर सकते हैं। और मैं इवन एक कोई एक्ट्रेस को सर्च आउट करती हूँ तो उससे रेलिवेंट जो एक्ट्रेसेस हैं, अगर मैं मोस्ट ब्यूटीफुल पाकिस्तानी एक्ट्रेस लिखूँ, उसको सर्च करूँ, तो उसमें कोई एक खातून नहीं मुझे मिलेंगी, उसमें मुझे रेलिवेंट और भी उसमें लिखा होता है कि पीपल ऑल्सो सर्च फॉर दिस, कि लोगों ने इसके लिए भी सर्च किया, तो वो आ रहा होता है। सो सिमिलरली जो पिंक टैग का ऑप्शन है जब आपकी ब्लॉग की वेबसाइट होती है, उसके ऊपर आपको भी बताता है कि कितने लोगों ने आपके आके जो ब्लॉग है उसको रीड किया, उसके ऊपर क्या कमेंट किया, उसको लाइक किया या उसको डिसलाइक किया। काइंड ऑफ इसको फीडबैक पोर्शन भी कहा जा सकता है कि ये आपका फीडबैक पोर्शन होता है। और साथ ही साथ ये जो है वो दूसरा और जो आपकी आपने ही कोई उससे रेलिवेंट आर्टिकल लिखा हुआ है, लाइक मेरा एक ये आर्टिकल है फैशन के हवाले से और आपको वो पसंद आया तो उसको लाइक किया, तो अल्टीमेटली पिंक टैग जो है वो आपको मेरा फैशन से ही रेलिवेंट एक और लिखा हुआ ब्लॉग जो है उसके लिए भी आपको रीडायरेक्ट करता है। अब आ जाती है बात नेक्स्ट स्टेप कि बिफोर यू बिगिन ब्लॉग राइटिंग, आप लिखना स्टार्ट करें, कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। अच्छा, ये कुछ मुझे लगता है कि ये दीज आर द बेसिक। और मजे की बात है कि हमारे यहाँ एक आम जो कॉन्सेप्ट है ना कि आप कोई बहुत भारी भरकम लिखो, बहुत ही कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स का जो एनालिसिस है उसके बारे में लिखो, तो ही जो आपकी चीज है वो बारे आपके उसके लोग उसके बारे में देख सकते हैं और लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। आपको बहुत आसान जुबान में चीजें लिखनी चाहिए और आपका आइडिया क्लियर होना चाहिए। तो ये जी हैं कुछ पॉइंट्स हैं 6 के करीब जो के हैं। मुझे लगता है कि अगर आप इनको अपने माइंड में रखें तो आप एक अच्छा ब्लॉग लिख सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो उसको मीट करते हैं। पहला है आपका आइडिया, देन सेकंड है ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है वॉइस। कोई भी इंसान जब इसको पढ़ेगा, ये राइटिंग के बारे में वॉइस लिखा हुआ तो थोड़ा सा शो होता है कि राइटिंग की वॉइस कौन सी होती है। आई विल एक्सप्लेन इट लेटर इन वेरी नेक्स्ट स्लाइड। सेंटेंस फ्लुएंसी होनी चाहिए और प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अच्छा, अब इसको हम लोग ग्रेजुअली एक एक स्टेप को डिटेल के साथ अलग अलग कर तो उसको देख लेते हैं। अच्छा जी, पहला है आइडिया। आइडिया क्या होता है? आइडियाज आर द स्टफ ऑफ विच मैसेज आर मेड, कि मेरा आइडिया क्या है, मैं क्या बात लिखना चाहती हूँ। अगर मैं फैशन के बारे में बात करना चाहती हूँ तो फैशन के कौन से वाले पोर्शन के ऊपर मैं अपना आइडिया, मुझे लगता है कि आई एम गोइंग टू राइट फॉर दिस पोर्शन, और एक स्पेसिफिक है और मैं इस पोर्शन पे लिखूंगी दिस इज माय आइडिया। और मैं इसी के ऊपर रहकर जो है, इसी के बारे में रहकर मैं एक बात करूंगी। अगर मैं फैशन के बारे में बात करूँ तो मैं ओवरऑल सारे फैशन के बारे में नहीं बात कर सकती। मुझे लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में बात करनी होगी तो लेटेस्ट ट्रेंड जितने होंगे मैं उसके ऊपर बात कर लूंगी। मैं उसमें ये नहीं करूंगी कि लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में बात करते करते एकदम से मैं कहूँ कि हाँ 90s में ये फैशन चला, 80s में, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आपको यू शुड हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट आइडिया। आपको एक पोर्शन चूज करना होता है और आप उसी के बारे में लिखो, उसको बार बार घुमाकर नहीं लिखो। यहाँ तक अगर आप एक कैरेक्टर के बारे में लिख लो तो आप उसको मल्टीपल डायरेक्शंस में डिस्कस कर सकते हो, बिकॉज आपने अपना जो आइडिया है वो एक पर्सन रखा है, एक शख्स रखा है, उसकी लाइफ साइकिल किस तरह से, उसका जो सर्कल था वो कहाँ कहाँ गया। पॉलिटिकल हम लोग बायोग्राफिक्स की बात करते हैं, उसके ऊपर भी वो लिखा जाता है, तो वो भी काइंड ऑफ एक ब्लॉग का सिस्टम होता है। लेकिन उसमें मेरा आइडिया जो है वो एक चीज होनी चाहिए। और फिर या तो मैं लेटेस्ट ट्रेंड्स फैशन की बात करूँ तो मैं लेटेस्ट ट्रेंड्स के ऊपर बात कर सकती हूँ, या फिर मैं बात कर सकती हूँ समर ट्रेंड्स क्या है। समर ट्रेंड्स में मैं ये नहीं डिस्कस कर सकती कि विंटर में ये चल रहा था। वो चीज़ जो है वो आपके आइडिया को मैच नहीं करती। आपका आइडिया जो है वो एक ऐसा क्लियर होना चाहिए और इंस्टेंट होना चाहिए और सिंगल होना चाहिए। उस आइडिया के साथ रहकर आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें। पहले तो अपनी माइंड मेकिंग करें कि मुझे इस आइडिया पे लिखना है, और सारा आपका जो ब्लॉग है वो उस एक आइडिया के ग्रिड मूव कर रहा हो। मल्टीपल डाइवर्सिटी इन एवरीथिंग इज गुड, बट व्हेन इट कम्स फॉर द ब्लॉगिंग तो ये जो रीडर है उसको डिस्ट्रैक्ट करता है, बिकॉज उसने आपकी टैब को या आपके ब्लॉग के लिंक को उसने ये सोचकर क्लिक किया कि दिस इज अबाउट दिस, बट व्हेन दैट पर्सन इज रीडिंग योर आर्टिकल, योर ब्लॉग, एंड ही गॉट टू नो दिस के यार ये तो जो टाइटल था उसके बारे में, तो मिसलीडिंग हो जाएगी ना कि आपने लिखा कुछ बाहर और अंदर जाके जो आपका आर्टिकल है दैट इज नॉट अबाउट व्हाट यू हैव रिटन ऑन द टॉप ऑफ योर टॉपिक। आगे आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन से लगा हुआ कि ये ऑर्गेनाइजेशन है कि शायद कोई इदारा, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, अरेंजिंग। ठीक है, हम कोई भी बात करें, कोई भी चीज बात करें, हमें उसके लिए एक अपना जो है उसका स्ट्रॉन्ग लॉजिक जो है उसको हमें डेवलप करना पड़ता है। ordering ideas logically so that they make sense, कि if I am saying something और if I am making a statement, so मेरे पास उस statement को defend करने के लिए मेरे पास कुछ ऐसे logics होने चाहिए। Bill first today in this age, और today I'm going to write about Harim Shah, but I will say मैं उसकी definitely इसका previous को डालूंगी
ये बात अगर मैंने कहा है कि जी हरीम शाह जो हैं उनको शौक है आए दिन सुर्खियों में बने रहने का, ये मेरा आइडिया। अच्छा, अब उस चीज को मेरी ये स्टेटमेंट है, मैंने उसको ऑर्गेनाइज किस तरह से करना है, मैं उसके क्या करूंगी कि उसके पहले प्रीवियस सिमिलर एक्ट जो उनकी जानिब से किए गए थे, मैं उन लिंक्स को बेस बनाऊंगी कि देखें फलां डेट को फलां चीज हुई थी, उन्होंने ये किया, उन्होंने मुफ्ती साहब जो थे उनके मतलब फेम हासिल करने के लिए कभी उनके साथ टिकटॉक बना लिए, कभी उनको थप्पड़ मार दिया, कभी उन्होंने फारूक सितार से कहा कि मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ, कभी वो शेख रशीद की दीवानी। मतलब उनकी तरफ से मैं ऐसी वाली स्टेटमेंट्स निकाल कर रखूंगी जो चीजें मेरे उस आर्गुमेंट को जो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसको लॉजिकली सपोर्ट कर रही हूँ, कि लगे ना कि ये सब मेरा मेरा ज़हनी है, मतलब मैं शायद मैं कोई अपना मेरा पर्सनल ग्रज है, मैं उनके बारे में इस तरह से लिख रही हूँ, कुछ ऐसा फील ना हो रहा हो। मेरा ये होना चाहिए कि हाँ, मैं एक स्टेटमेंट के बारे में लिखना चाह रही हूँ, तो मैंने ये सारी उसकी जो रेलिवेंट चीज़ें हैं वो हुई नहीं है, अपने आर्गुमेंट को लॉजिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझे वो सारी सेंसेस उसमें डालनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट पास करती हूँ, मैं शाह महमूद कुरैशी के बारे में कहती हूँ कि ये आए दिन पार्टीज बदलते रहते हैं और इनकी जो लॉयल्टी है वो किसी भी पार्टी के साथ नहीं। मैं अपने ब्लॉग में ये लिखती हूँ, मेरा स्टेटमेंट ये होता है, मेरा आइडिया ये, उसको मैं अरेंज किस तरह से करूंगी, उसको मैं इस तरह से करूंगी कि वो कब कब किस पार्टी के साथ थे, और मतलब इतने में 60 को सॉरी 90s में वो जीए भुट्टो के नारे लगाते थे, और 20s में वो जब 2000 आया तो उसमें वो नून लीग के थे, फिर देन बाद में जब इलेक्शन आए तो वो तो क्या हुआ कि मैंने वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए, तो ऑर्डरिंग आइडियाज लॉजिकली सो दैट दे मेक सेंस, कि मुझे अपने आइडिया को या मेरी स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए ऐसे लॉजिकल स्टेटमेंट्स जो प्रीवियस हो चुकी हूँ वो सपोर्ट करनी पड़ेंगी, उनको लिखना पड़ेगा, तभी जो मैं पीस ऑफ राइटिंग लेकर आ रही हूँ वो उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो कहलाएगी। वॉइस, अब हमें यूजुअली लगता है कि जो वॉइस है वो तो हम जब बात कर रहे हैं तो उसका वॉइस टोन है, तो लिखी हुई चीज का एक ब्लॉग है या पीस ऑफ राइटिंग है तो उसकी क्या टोन हो सकती है। अच्छा जी, टोन जरूरी नहीं है कि हम कोई बात कर रहे हैं तो उसकी टोन है, टोन हम लोग जब कुछ लिखते हैं मुझे लगता है कि बल्कि उस चीज में ज्यादा होती है। हम एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं, मैं एक ब्लॉग पढ़ रही हूँ और उस ब्लॉग को पढ़ते पढ़ते मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा एकदम से कोई और बात हो रही है, एकदम से कोई और बात हो रही है, तो वो ब्लॉग मुझे एज अ रीडर ही पसंद नहीं आएगा। हमें बहुत कम, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं बहुत पढ़ती हूँ चीज़ों को, मुझे रीडिंग का बहुत शौक है, स्पेशली जो रीडिंग करते हैं, तो अगर उनको समझ नहीं ना आ रही हो कि अच्छा इसके आगे ये स्टेटमेंट आना चाहिए था या यहाँ पर ये चीज़ लिखी होनी चाहिए, तो अल्टीमेटली आपके ब्लॉग के बारे में एक ऐसा इम्प्रेशन होता है कि दिस पर्सन इज नॉट फेमिलियर व्हाट इज राइम, व्हाट इज वॉइस, उतार चढ़ाव क्या है, उसकी किस तरह से सिमेट्री जो है उसको बनाना है, इसको वो नहीं पता है। वॉइस ये आपका स्टाइल होता है जिसके बारे में आप उसको इस तरह से लिखो कि सुन पढ़ने वाले को ये लगे वो उसको सुन रहा है। मैं इसको इस ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि आपके ब्लॉग का राइटिंग स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि जो बंदा उसको बैठकर पढ़ रहा है उसको ये लग रहा हो कि मैं इसको सुन रहा हूँ। दिस पर्सन इज नरेटिंग दीज ऑल थिंग्स वाइल सिटिंग फ्रंट ऑफ मी। इसी का एक जो है हम लोग अभी एक लेटेस्ट ट्रेंड आ गया है, कॉलम हमारे नजदीक पहले या जो ब्लॉग था वो था लिखना, तो अब हमारे यहाँ कुछ आइडियाज चल पड़े हैं जिसमें हम लोग अपना कॉलम बोल कर बताते हैं जस्ट टू मेक मोर एक्सप्रेशंस। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने लिखा ही उन इम्प्रेशंस और एक्सप्रेशंस को डालकर है और बहुत अच्छे से अगर आपने उसको वेल एक्सप्लेन लिखा है, आपने एक तमहीद बांध कर बात की, उस बात को आगे जाकर उससे लिंक किया और सारे आर्गुमेंट्स डेवलप किए जो आपकी स्टेटमेंट को डेवलप कर रहे हो, और उन बेसिस पे जाकर अगर आपने एंड पे कंक्लूजन ऐड किया है, तो आई थिंक सो कि वो आपका जो आर्टिकल है, जो आपका ब्लॉग है, वो उसको कोई जरूरत ही नहीं है कि वो आप उसके ऊपर वीडियो बनाए या ऊपर कुछ करें, वो अपने आप में कंप्लीट हो कि जो उसको सुन रहा है उसको ये लगे कि ये मुझे कोई बोल कर एक्सप्लेन कर रहा है। ये होगी जी वॉइस, जो हमें लगता है कि अल्फाज में आवाज नहीं होती, जबकि अल्फाज में ही सबसे ज्यादा आवाज होती है। आगे आ जाता है वर्ड चॉइस। हमें लगता है कि हम आम रूटीन में अगर बोल रहे हैं और हम लोग कोई बहुत ज्यादा भारी भरकम अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम शायद ज़्यादा एजुकेटेड, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, फिर हम कुछ बहुत डिफरेंट कहलाएंगे इफ वी आर यूजिंग, हम कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो शायद आगे वाले की वोकैबुलरी में वो मैच नहीं करते या जो अगला बंदा है वो उसको नहीं समझ सकता, तो हम कोई बहुत 30 मार खाने। सो दिस इज द सेम थिंग हैपन व्हेन पीपल व्हेन दे राइट एंड दे थिंक ओके हम कोई बहुत भारी भरकम अल्फाज लिखेंगे ना तो इट विल लीव अ बेस्ट एंड गुड इम्पैक्ट अबाउट आवर राइटिंग एज वेल। जबकि जो ब्लॉगिंग है
उसका जो क्राइटेरिया है वो है आम आदमी, आम कौम, आम लोग, जो उन्होंने यहाँ बैठने हैं और उन्होंने तबसरे पढ़ने हैं और ब्लॉगिंग बहुत ज्यादा लोग जो है वो लिख रहे होते कर रहे होते। तो एक एक एट द सेम टाइम एक आदमी सिर्फ एक ही ब्लॉग नहीं पढ़ रहा होता, वो डिफरेंट लोगों के जो ब्लॉग्स हैं उसको पढ़ रहा होता है। तो आपकी जो वर्ड चॉइस है दैट शुड बी वेरी वेरी इजी और इजी टू डाइजेस्ट। मैं उसको कहूँ, मतलब पढ़ के किसी बंदे को ये ना लगे कि ये बात तो मेरे ऊपर से गुजर रही है। आपका जो नरेटिव है, जो आप लॉजिक देने जा रहे हैं, जो आपका आइडिया है, उसके लिए जो आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं दैट शुड बी वेरी इन अ वेरी सिंपल वर्ड। What use is finding the perfect word for to convey the message in effective manner। अगर मैं बात कर रही हूँ किसी भी चीज़ की, मैं इमोशंस की बात कर रही हूँ, लेकिन वो इमोशंस मेरी जो राइटिंग है उससे डिपिक्ट ही नहीं हो रहे। इमोशंस हैं क्या मुझे यही नहीं पता है। मेरी वर्ड सिलेक्शन इमोशंस को लेकर, अगर मैं एक बात करती हूँ, कोई इंसान दुखी है और मुझे उसको दुख को एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स नहीं है, तो क्या वो पीस ऑफ राइटिंग मेरे लिए इफेक्टिव होगा, मेरे लिए या वो जो बंदा उसको पढ़ रहा है। तो जो हमारी वर्ड सिलेक्शन है वो हमारी बहुत ज़रूरी है कि वो ईजी हो, ताकि कोई भी वो शख्स, इवन जब मैं न्यूज़ कास्टिंग करती रही जिस टाइम पे, तो हमारे यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत उर्दू दान आते थे और बहुत उनसे हमेशा अक्सर झगड़ा यही रहता था कि सर आपकी जो हमारे डायरेक्टेड न्यूज़ वगैरह होते थे, जब वो न्यूज़ दूसरे लोग फाइल करते थे तो वो उनसे यही कहते थे, और स्क्रीन पर जब वो एंकर के सामने भी एकदम से वो बहुत ही कोई भारी भरकम लफ्ज चला जाता था, तो उसको भी स्क्रीन पर प्रोनाउंस करते हुए उसको बहुत मसला आता था कि यार ये तो मतलब बहुत, तो वो अक्सर शिकवा भी यही होता था कि सर अगर ये लफ्ज मुझे स्क्रीन पर बैठकर नहीं ना बोलना है, तो जो बंदा टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर देख रहा है ना, उसको भी समझ नहीं आएगा। तो इसलिए हमेशा से कोशिश करें, हम जब किसी को कोई बात भी समझानी होती है तो क्या हम बिल्कुल भारी भारी बड़े बड़े या मोटे मोटे अल्फाज में समझाते हैं, नहीं, हम बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज करते हैं यार अगले बंदे को समझ आते हैं। तो दिस इज द सेम थिंग, दिस द सेम थिंग व्हिच अप्लाइज ऑन व्हेन यू राइटिंग समथिंग, कि आप कुछ ऐसे अल्फाज लो जो कि बहुत इजी हो, आपकी वर्ड चॉइस इतनी इजी होनी चाहिए कि आप जो आपका आर्टिकल या का ब्लॉग पढ़ रहा है उस बंदे को ये लगे दिस इज पीस ऑफ स्वीट फॉर मी, और ये कोई बहुत ही पीस ऑफ केक है, मैं इसको जस्ट पढ़ूं और यार वाओ जबरदस्त, ये तो बिल्कुल वही बात है जैसा मैं सोचता हूँ। आगे आ जाती है सेंटेंस फ्लुएंसी। अच्छा, आप एक चीज जो है, आपने एक चीज सेंटेंस बनाना शुरू किया, आपने एक लाइन स्टार्ट की, अच्छा उस लाइन को आपने इतना ड्रैग कर दिया कि उसका जो है वो 2 से ढाई लाइंस पे जाके आपका जुमला खत्म हुआ। तो वो बात आपने स्टार्ट कहाँ से की थी, वो बात तो वही रह गई। इसके बारे में आपको बताता चलूं नाज़रीन कि यहाँ पर ये हुआ, ये वो एक आबादी है, उस आबादी में ये लोग और इतनी चीजें, वो सब चीजें कहाँ गई। आप आबादी के उसमें उस पोर्शन में चले गए, आपका सेंटेंस इतना लंबा हो गया कि जो रीड कर रहा था उसको, उसका दिमाग इतना तेज नहीं चल रहा था कि वो 2.5 से 3 लाइनों के ऊपर लंबा जो आपका लिखा हुआ मैसेज है या आपकी स्टेटमेंट है वो उसको उस तरह से कैच कर सके या उसको उस तरह से पढ़ सके। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो आपके सेंटेंस वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, उसमें एक फ्लो आ रहा हो, एक के बाद एक, मतलब जैसे कितना, अगर आप एक दीवार भी बनाना शुरू करते हो या आप एक चीज भी, तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप हो, उसको ग्रेजुअली लेकर चलें। इस तरह से इंफॉर्मेशन दें कि जो आपका ब्लॉग पढ़ रहा है वो उस इंफॉर्मेशन को साथ साथ ऑब्जर्व एंड डाइजेस्ट करता जाए कि ये बात हुई, ये बात हुई। अगर मैं फैशन की ही बात कर लेती हूँ तो मैं क्या एकदम से कहूंगी, अगर मैंने समर ट्रेंड्स की बात की है तो मैं क्या पहली लाइन से ये स्टार्ट ले लूंगी कि समर लॉन्ग शर्ट्स का जो है वो फैशन आया हुआ है, नहीं, मैं उसकी तमहीद बांधूंगी कि पहनावा जो है वो एक खातून का, अच्छा पहनावा जो है वो हर खातून का एक शौक होता है, ठीक है, कि वो अच्छे कपड़े पहने और इस तरह के जो आने वाले ट्रेंड्स हैं उनको फॉलो करते रहे। सर्दियों के ट्रेंड्स और होते हैं, गर्मियों के ट्रेंड्स और होते हैं, आजकल चूंकि गर्मियां चल रही हैं तो गर्मियों के ट्रेंड्स, तो ये मेरा ना फ्लुएंसी है, ये मेरा। और अगर मैं स्टार्ट ही जंप करके उस लाइन से आ रही हूँ तो वो तो फिर एक बहुत अब्रप्ट लगेगा, वो तो लगेगा ही नहीं कि यार मुझे लिखना आता है। तो मुझे जब तक तमहीद बांधकर एक उसको ग्रैब करके एक पोर्शन की तरफ लेकर जाना नहीं आता अपनी राइटिंग के थ्रू, तो माय राइटिंग इज नॉट गुड। और स्टार्ट की ही कहते हैं कि आपकी, आप जब आप बोल रहे हो उसमें भी और जब आप लिख रहे हो उसमें भी, उसमें ही अगर 4 से 5 चीजें, 5 लाइंस जो आपकी हैं, अगर वो लाइन आपके रीडर को या जो आपको सुन रहा है या देख रहा है अगर उसको स्टे नहीं करवा पाती, तो इट मीन्स दैट के आपने अच्छा नहीं लिखा हुआ था। और यूजुअली आपकी स्टार्टिंग इतनी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कि उसको देखकर कोई भी शख्स जो पढ़ रहा है लोग वो उसको देखकर इम्प्रेस हो जाए, और उसको वो इम्प्रेस हो जाए, वो फिर आपके राइटिंग के ऊपर, आपके ब्लॉग के ऊपर स्टे करे, ना सिर्फ स्टे करे बल्कि उसको पूरा पढ़े और उसके ऊपर अपना जो है उसका फीडबैक है, या वो उसको सिर्फ फीडबैक नहीं देना चाहता तो वो एक थम्स अप देकर जाए,
तो वो आप, ताकि आपको पता लगे कि अच्छा यार ये राइटिंग जो थी, जो मैंने लिखा, राइट अप लिखा, दैट वाज गुड, और ये अच्छा नहीं था, इस पे ये लोगों का कमेंट आया, इस पे लोगों की ये राय आई, तो ये आ जाती है। फिर आ जाती है प्रेजेंटेशन। ये एक मुझे लगता है कि इसको इस तरह से लिखा होना चाहिए कि अगर मैंने स्टार्ट से लेकर एंड तक उसको पूरा एक पैराग्राफ लिख दिया है ना, तो मेरे रीडर को पता ही नहीं लगेगा कि ये बात कहाँ से शुरू हुई, कहाँ खत्म हुई, और फिर दूसरी बात कहाँ से शुरू हुई, और फिर तीसरी बात कहाँ से शुरू हुई, और एंड पे जो कंक्लूजन है वो कहाँ से। तो कोशिश करें कि छोटे छोटे पैराग्राफ्स, जो इंपॉर्टेंट बात आ रही है उससे आप एक नई चीज, यानी कि जो आपकी ओवरऑल कॉलम की, आपके आर्टिकल की, या आपके ब्लॉग की जो लुक है, वो ओवरऑल देखने में इतनी प्रेजेंटेड लग रही हो कि जो उसको पढ़े उसको इस बात का अंदाजा हो कि ये जो लिखा हुआ है, ये इस बंदे को लिखना भी आता है, इसको प्रेजेंट भी करना आता है, और इसकी इतनी अच्छी सिमेट्री बनाई हुई है, इसको 1 2 3 एंड 4 स्टेप्स में, पोर्शंस में, इस तरह से जिस तरह से अपना आर्गुमेंट डेवलप किया हुआ है, उस तरह से हर पैराग्राफ के साथ उसने इसको एक्सप्लेन किया। अगर थ्रू आउट टॉप टू बॉटम मैंने एक ही लाइन में रहते हुए इसको एक ही तरीके से लिख दिया, मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरा जो अगेंस्ट पॉइंट था, जो मेरा वैलिड पॉइंट था, जो मैंने कंक्लूजन दिए, अगर वो सब मिक्स हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि वो आपका जो लिखा हुआ कोई भी चीज है वो आपकी उस चीज के ऊपर आपको एक अच्छा जो है वो इम्प्रेशन छोड़ सकती है। तो ये हैं जी 4-5 चीजें, आपका आइडिया, और 6 चीजें बल्कि, आपका आइडिया, ऑर्गेनाइजेशन, वॉइस, वर्ड चॉइस, सेंटेंस फ्लुएंसी, एंड देन आखिर पे प्रेजेंटेशन। हमने बहुत अच्छा लिख लिया, हमने सब कर लिया, लेकिन अगर उसकी जो ओवरऑल लुक है वो इतनी डिलाइटफुल नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो कि पीपल विल काउंट यू एज अ गुड राइटर, आई थिंक सो। वाइल राइटिंग अ ब्लॉग, ये कुछ चीजें हैं, कुछ बेसिक आइडियाज हैं, मतलब आइडिया को जनरेट करने के लिए। ये है WIIFM। ये होता है कि जब आप लिख रहे हो ना, तो आपने ये नहीं सोचना कि मैं ये बताना चाहता हूँ, आप इस तरह से लिखें कि लोग क्या सुनना चाहते हैं। अगर मैं आज के 2-4 दिन की बात करूं, तो सबसे ज़्यादा जो लोग थे वो इंटरेस्टेड थे हरीम शाह के बारे में, कि अगर एक बात है, मेरे इर्द गिर्द एक हॉट टॉपिक चल रहा है, और या मेरे इर्द गिर्द की सब कुछ दिन पहले की बात कर ले, तो ब्लास्ट हुआ, मतलब जिस जगह पर हमारा ऑफिस है, BOR सोसाइटी बिल्कुल हमारे पास था, तो क्या जब एवरीवन ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया वाज टॉकिंग अबाउट दैट ब्लास्ट, तो क्या हम उसमें ये बात कर सकते थे कि जो फैशन है उसके लेटेस्ट ट्रेंड्स जो हैं वो ये आए हैं, और इस तरह से, तो क्या मेरा राइटअप में जितना मर्जी बेहतर तरीके से लिखी, उसको कोई ना पढ़ पाता, कभी भी नहीं पढ़ पाता उसको, बिकॉज उस वक्त जो उनका माइंड था, जो उस वक्त सिचुएशन क्रिएट हुई हुई थी, वो उस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए रेडी था ही नहीं। वो पढ़ना चाहते थे कि इस पोस्ट में मेरे लिए क्या है, वो जानना चाहते थे उस ब्लास्ट के बारे में। अगर रीजन की बात करें, वो बात करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं हरीम शाह के बारे में। अगर और बात करें, तो अगर इस तरह से PM गए हुए, विजिट पे गए हुए हैं, बजट आ रहा है, बिलफर्ज जिस दिन बजट आ रहा है, मैं उस दिन आपको बताऊं कि फ्रांस सिंगर की जो है वो नई एल्बम आ रही है, तो क्या लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे? नहीं। सो हमेशा WIIFM का कॉन्सेप्ट आपने अपने दिमाग में रखना है जब भी आप कुछ लिखें, और ये टर्म जो है ये रीडर के माइंड में होती है, विच इज कॉल्ड व्हाट्स इन इट फॉर मी, कि मेरे लिए इसमें क्या है। आप कुछ भी, कोई भी चीज लिखते हैं, आप ऐसा ना लिखें कि जो रीडर है उसको पढ़कर लगे ही ना कि दैट वाज फॉर मी। आप ऐसे आर्टिकल्स को, जो आप ऐसे टॉपिक को चूज करें जिसके बारे में लोग मैक्सिमम पढ़ना चाहते हैं, जिसके बारे में लोग मैक्सिमम जानना चाहते हैं। फैशन हो जाए, आपका मेकअप हो जाए, अगर आप टारगेट ऑडियंस की बात कर लेते हैं तो मेकअप हो जाए, फैशन हो जाए, करंट हो जाए, हर चीज आप कोशिश करें कि अगर आप लिख रहे हैं, आप उस चीज के बारे में लिखें जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। सो WIIFM, दिस इज द मेन क्राइटेरिया। ये एक रीडर के माइंड में होती है। मैं भी हूँ, अगर मैं भी बैठती हूँ तो मेरा इंटरेस्ट होगा, क्योंकि 2-3 दिन से हरीम शाह वाली चीज सुन रही थी, तो मेरे माइंड में क्या होगा, मेरे माइंड में ये होगा, अच्छा यार इसका ड्रॉप सीन क्या हुआ। सो मैं जितने उस टाइम पे ब्लॉग्स आए हुए हैं ना, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स मैंने खोली, चैनल्स खोली, उसके ऊपर जो अपडेट्स आ रही है ना फैशन के हवाले से या चलो करंट के हवाले से भी, तो मैं उनको नहीं खोलूंगी, मैं उनको खोलूंगी जिसमें मेरे लिए कुछ है। ठीक है, तो मैं कहूंगी ओके उस पर लिखा हुआ जी हरीम शाह का भांडा फूट गया या ड्रॉप सीन होगा, आई विल डेफिनेटली गो टू दैट लिंक, आई विल क्लिक ऑन दैट, बिकॉज उस आर्टिकल के बीच में वो था जिसके लिए मेरा दिमाग जो था वो वेट कर रहा था या उसके लिए देख रहा था। कंटेंट, अच्छा एक बात जो मैंने देखी है कि कुछ 1-2 ब्लॉग्स पढ़ के मुझे लगा यार ये मैंने क्यों पढ़ा, ये तो इसमें तो मेरे लिए मतलब
आर्टिकल भी था, टॉपिक भी था, मेरे इंटरेस्ट के मुताबिक था, बट मैंने जब उसको पढ़ा तो वो कंटेंट इतना पैथेटिक लिखा हुआ था कि मैंने कहा यार ये मैंने क्यों पढ़ा। तो कंटेंट लिखते वक्त आप इस बात को ये रखें कि जब आपका कंटेंट कोई पढ़े तो उसको लगे कि हाँ यार इसमें मैंने कोई एक नई बात सीखी है, मुझे नई चीज बात पता लगी है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। इसको आपने इसको ये इस पे लिखा हुआ है कि वर्थ वाइल आप उसको बनाएं। आप उसको इतना करें कि हाँ यार कोई बता आपका आर्टिकल पढ़ के ये कहे कि हाँ मैंने इस आर्टिकल से कुछ सीखा, मुझे इस आर्टिकल से कुछ समझ आया। डोंट वेस्ट पीपल्स टाइम। तो इसमें आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मतलब मैंने इतना आर्टिकल लिख दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन विक्टम भी होती है ना, खाया ना थोड़ा ग्लास, खाया ना पिया ग्लास थोड़ा भरा आने। मतलब यार मैं बैठ के इसको देखा भी किया भी और इससे मुझे हासिल वसूल भी कुछ नहीं हुआ। मतलब देखिए तो अगर एक जर्नल आइडिया था या बात थी तो पॉइंट ऑफ व्यू था किसी का, तो मैंने किसी का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ के क्या कर लिया अगर उस चीज के अंदर मेरे लिए जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्रूफ रीड फॉर टाइपोस एंड ग्लेरिंग ग्रामेटिक एरर्स, जो ग्राम मिस्टेक्स बहुत अक्सर हम लोग देखते हैं कि जिस चीज से हमने लाइन स्टार्ट की होती है ना उस चीज पे एंड नहीं हो रही होती है। टाइपो कहते हैं जो आपसे लिखते हुए मिस्टेक्स हो जाती हैं उसको टाइपो मिस्टेक्स, टाइपो कहते हैं उसको ओवरऑल। तो प्रूफ रीडिंग आप जरूर करें। आप आर्टिकल लिख लिया है, बहुत अच्छा आइडिया है, हर चीज है, और लेकिन अगर आपने उसको पब्लिश होने के लिए भेज दिया है और वो बंदा जब मेरे पास कोई भी आता है, जिस से मेरे पास प्रूफ रीडिंग के लिए स्क्रिप्ट आते हैं, अभी कुछ प्रूफ रीडिंग के लिए स्क्रिप्ट पड़े हुए हैं, तो उसमें से 5 में से एक स्क्रिप्ट ऐसा है जो लिखने वाले ने बहुत बेहतरीन तरीके से सोच कर लिखा, उसमें से बहुत कम टाइपो निकल रही है, बहुत कम। ठीक है। और यूजुअली क्या है कि उन लोगों को पता है कि चूंकि हमें इसको प्रूफ रीडिंग के लिए भेजना है तो ठीक है, हमने इसको जैसा भी लिखा है, मेरा आइडिया क्लियर है, मेरी बाकी सब चीजें क्लियर है, इसमें बाकी जितनी सारी मिस्टेक्स हैं वो प्रूफ रीडर का काम है उसको ठीक करना। तो देखिए अल्टीमेटली ये चीज भी आपके लिए नेगेटिव है, आप उसके बारे में नहीं कर सकते कि आप कहें कि अच्छा मैंने कुछ भी लिख दिया, मेरा आइडिया आ गया, मैंने लिख ही दिया, इतना ही बहुत है, बाकी इसकी प्रूफ रीडिंग करना है, इसमें जो ग्रामर की मिस्टेक आ रही है वो ठीक करना, कोशिश करें कि वो कम हो। और दूसरी एक बात जो है वो हमारे यूजुअली हमें लगता है कि अगर मैंने बहुत लंबी बात की है ना, जिसका मेरे लिए अभी 1 घंटा गुजार रहा हूँ, फील हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि ये सब बातें मैं बहुत 5 से 20 मिनट में भी बता सकती हूँ, लेकिन चूंकि इट्स 1 आवर सेशन सो आई हैव टू एक्सप्लेन थिंग इन लाइक डिटेल पे। तो प्रूफ रीडिंग कर ली, ग्रामर। अच्छा आगे एक जो सबसे बड़ा आता है ना, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ठीक है। मोस्ट जो लोग होते हैं ना वो बैठे होते हैं, जब एक आर्टिकल निकाला उसको देखा तो फौरन से हम उसको स्क्रॉल, अगर हम अपने स्क्रीन पर हैं लैपटॉप पे तो फौरन से हम अपने माउस के साथ उसको स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं कि कितना लंबा आर्टिकल है। मेरे 2 से 3 आर्टिकल बीबीसी के अभी तक पढ़ने वाले पढ़े जस्ट बिकॉज के वो इतने लेंथी थे कि मैंने उनको पढ़ा नहीं, हालांकि वो मेरे इंटरेस्ट के टॉपिक थे। लेकिन क्या हुआ कि ये नेचुरली है कि अगर एक चीज है जो आइडिया मुझे 3 मिनट या 4 मिनट में चाहिए, मैं उसके लिए कभी भी 5 मिनट का टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। अगर मुझे लगता है कि ये चीज मैं 3 मिनट में सीख सकती हूँ, मैं उसके लिए कभी भी 10 मिनट वेस्ट नहीं करूंगी। अगर मुझे लगता है कि अच्छा ये चीज ये इसको उसने 20 मिनट में एक्सप्लेन किया, ये तो 2 मिनट में हो सकती थी, अल्टीमेटली जो राइटर है उसके लिए वो बैड इंप्रेशन छोड़कर जा रहा है। तो कोशिश करें कि जो आपका आर्टिकल है, ऑनलाइन रीडर्स होते हैं वो कभी भी उसको फौरन से देख लेते हैं, चाहिए इतना लंबा है, वो उसको छोड़ के चले जाते हैं। मैं आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि डू दैट टॉपिक वाज अबाउट माय इंटरेस्ट, में जिसके बारे में मैं जानना चाहती थी और वो उसी टॉपिक से थे, उसी आइडिया से थे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दोस वाज सो लेंथी आई सेड कि अच्छा ओके देन आई विल रीड देम व्हेन आई विल हैव एम्पल टाइम विद मी। तो मतलब मैंने नहीं पढ़ा उसको। कीप इट लाइवली एंड इंटरेस्टिंग। अच्छा लाइवली और इंटरेस्टिंग उसको किस तरह से रखा जा सकता है? आप उसको कभी भी अच्छा आपने लिखा 2 पेजेस का लिखा या 250 वर्ड्स, कहते हैं कि 250 वर्ड्स का एक आर्टिकल होना चाहिए, लेकिन यूजुअली अब तो ये नहीं, लोग इससे ज्यादा लंबा ही लिखते हैं। तो इसको आप लाइवली कैसे रख सकते हैं? उसमें क्वेश्चंस डालते जाएं, उसमें अपना एक्सपीरियंस बताते रहें, अच्छा उसमें ये हुआ था। गुफ्तगू का भी अंदाज ये होता है, यू वांट टू टॉक सो लॉन्ग एंड यू आर गोइंग टू टॉक सो लॉन्ग, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आप अपना जो है उसको लाइवली बनाते हैं, उसमें एग्जांपल्स ऐसे डालते हो कि जो लिसनर हैं जो सुन रहे हैं वो उसको अटेंटिवली सुने। तो दिस इज द सेम थिंग व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग। आप उसको लिख रहे हो तो जो मैंने कहा ना, आपने इस तरह से लिखा हो कि वो पढ़ने वाला उसको लग रहा हो कि ओके आई एम नॉट रीडिंग इट, समवन इज saying these things, telling me these things कि यार मैं वो मुझे बता रहा है मेरे सामने बैठ के, अच्छा ये हुआ वो हुआ। इसका अगर हम लोग इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल सफरनामों की है। मुस्तंसर हुसैन तारड़ ने सफरनामों की पूरी पूरी किताब लिखी हुई है। क्या मेरा नहीं ख्याल है, मैंने जब उनके सफरनामे पढ़ना शुरू हुए थे, प्यार का पहला शहर, उसमें सारा उन्होंने उसके बारे में पेरिस के बारे में बताया हुआ था। वो इतना इंटरेस्टिंगली उन्होंने लिखा हुआ था कि वो पूरी पूरी किताब पढ़ कर ना आपको लगता ही नहीं है कि अच्छा, और मतलब आपको लगता है कि है ये इस एक सफरनामे के ऊपर, एक ट्रैवल उसके ऊपर जो उन्होंने ब्लॉग बनाया था और मैंने इसको सारा पढ़ लिया। उसकी रीजन क्या होती है कि उन्होंने इसको इतना लाइवली और इतना इंटरेस्टिंग बनाकर लिखा हुआ है कि वो आपको लगता है
कि ये मेरे सामने बैठकर बात कर रहे हैं और मैं इवन गाड़ी मैं ट्रेन में इनके साथ इस तरह से ट्रैवल कर रहा हूँ और साइडों पर चीजें जो है वो इतनी वेल एक्सप्लेन है कि हाँ विंडो से मैंने इसको देखा, फिर वहां देखा, वहां पर मुसाफिर रुके, फिर गाड़ी आगे चल पड़ी। वो सिचुएशन क्रिएट करना एक्चुअली, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि जो आप ब्लॉग लिख रहे हैं अगर वो एक सफरनामा है या आपका अपना कोई जाती एक्सपीरियंस है तो वो इतना लाइवली और इंटरेस्टिंग हो कि लोग उसको देखें भी और सुने भी। स्टाइल शुड बी डायरेक्ट एंड क्रिस्पी। अगेन मैंने वो बात कही कि अपने टॉपिक से हटकर कोई बात ना करें। कि अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि एक बकरी के बारे में या फिर आप एक ऊंट के बारे में बात करना चाहते हैं या किसी भी चीज के बारे में बात करना चाहते हैं, आप क्या करते हैं, आपकी राइटिंग्स ऐसी होती हैं और कि आप क्या करते हैं, उस ऊंट को लाकर किसी खोंटे के साथ बांध देते हैं, फिर सारी बात आप उस खोंटे के बारे में करते हैं। खोंटा वो जो इसका जो पोर्शन होता है, क्लिफ जिसके साथ उसको बांधा जाता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा जो राइटिंग स्टाइल है ना, वो जिस बारे में मैंने बात की है, जिस बात के बारे में जिसको मैंने टैग इस्तेमाल किए हैं अपने कंटेंट के बीच में एंड पे जाके, मेरा जो राइटअप है, पीस ऑफ राइटिंग है, वो उस चीज को सपोर्ट कर रहा हो। वो उसको ऐसे ना कर रहा हो कि मतलब ये तो बहुत ही एक्स्ट्रा हाई भाई धाई शाई की बात, ये टू दी पॉइंट रहकर बात करना चाहिए, क्रिस्पी चाहिए। राइट लाइक यू आर स्पीकिंग टू योर फ्रेंड और टू योरसेल्फ, जस्ट गेट द पॉइंट क्विकली। ये आप इस तरह से बात करो कि मुझे लगे कि मैं अभी आपको वेब भी खोल के दिखाऊंगी, उसमें कुछ लोग हैं वो सफरनामे लिखते हैं। वो सफरनामे वाकई में इस तरह से होते हैं, वो चीजें सफरनामे यानी कि जो आपका ट्रैवल ब्लॉग है वो आपके मैं यहाँ गया, फिर ये हुआ, डॉन टू डस्क, सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन बहुत खूबसूरत तरीके से मैं अपनी अक्सर रूटीन्स अपनी लिखती हूँ कि अच्छा आज मेरा दिन ऐसा रहा और ऐसा रहा और वैसा रहा। और समटाइम्स वो बाद में खुद ही को पढ़कर मुझे वो उस दिन की पूरी मेमोरी इस तरह था लगे वो मेरे साथ हुआ होता है, लेकिन बट स्टिल जब मैं उस चीज को पोर्शन को पढ़ती हूँ, उस पूरे उसको पैराग्राफ को पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ वाकई ही उस दिन सारा कुछ ऐसे हुआ था। मैं अपना स्टेयर्स तक चढ़ने का कि मैं स्टेयर्स चढ़ते वक्त मेरा सांस फूल गया, मैं 2 कदम रुकी, फिर लेफ्ट देखा, फिर बाएं देखा, 3rd फ्लोर का साइन शो हो रहा था, मुझे 4th फ्लोर पे जाना था। वो सब चीजें क्या है उसको लाइवली बना रही हूँ, उसको मैं क्रिएट कर रही हूँ। सो आप भी ने कोशिश यही करनी चाहिए कि आप जिस बात के बारे में अगर आप डॉन टू डस्ट सुबह से लेकर शाम तक अपनी एक रूटीन बता रहे हैं तो वो ही हो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ना हो। और जिस भी चीज के बारे में आप बात करें आप खुद ही पॉइंट रखकर छोटा शॉर्ट उसको रखकर और डायरेक्ट रखकर बात करें, लोगों का टाइम वेस्ट ना करें, ताकि जो चीज है वो आपकी पढ़ ही जाए। कीप इन माइंड 5 W's। ये अक्सर लोग हमें अक्सर जो है फर्स्ट पैराग्राफ के बीच में आप अपना जो मोटिव है, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि आप डायरेक्ट बात पर ना आ जाएं, मतलब अगर आपका कोई टॉपिक है तो आप डायरेक्ट उस पर नहीं आ सकते, आपको स्टार्ट में एक छोटा सा तमहीद का पैराग्राफ, जिसको हम कहें कि हम तमहीद बांधते हैं स्टार्ट में, हमें वो करना बहुत जरूरी होती है। और कोशिश करें कि आप पहले ही पैराग्राफ में अपना जो बेसिक है, जिस तरह से अगर मैं कंटेंट लिखने की बात करती हूँ तो जो मैं कंटेंट लिखती हूँ उसमें मैं स्टार्टिंग में 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे डाल देती हूँ, फिर बता देती हूँ कि आगे जाके आप इसका आंसर आपको मिलेगा। तो वो क्या होता है कि वो 5 क्वेश्चंस मैंने स्टार्ट में डाल दिए, तो जो रीडर होता है वो उसको पढ़ता है और ग्रेजुअली जो है वो वेट करता है, क्योंकि उसको पहले क्वेश्चन का आगे चला थोड़ा सा, पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, देन उसने थोड़ा आगे और रीड किया, उसको सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल गया, देन थर्ड वाले को। तो ये है। और इस तरह से ही जो है वो आपका लिखने का स्टाइल होना चाहिए कि आप उसके 5 W's जो है उसको भी मैच कर रहे हैं, उसको सिंपल भी रखा हो, WIIFM का भी कॉन्सेप्ट हो, यानी कि रीडर के दिमाग में क्या है 5 सवाल, उसके दिमाग में ये राइटअप पढ़कर ये टॉपिक पढ़ के रीडर के माइंड में क्या 5 सवाल आ सकते हैं, वो कोशिश करें कि वो 5 सवाल आप पहले पैराग्राफ में डालें, ताकि जो रीडर है उसको लगे कि दिस टॉपिक इज फॉर मी। ये तो वही थी चीज जिसके लिए मैं ढूंढ रहा था, ठीक है। पब्लिशिंग शॉर्ट पोस्ट मोर फ्रीक्वेंटली बेटर देन पब्लिशिंग लेंथी आर्टिकल एवरी फ्यू वीक। देखें अब एक बात है, ये वही बात है जो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर आपने 1 महीने बाद 20 पेजेस का आर्टिकल लिखा है, दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी क्रेडिट। आई थिंक सो हो सकता है वो आपका 20 पेजेस का आर्टिकल लिखने वालों ने किताबें भी लिखी हैं और लोगों ने पढ़ी भी हैं, लेकिन व्हेन इट कम फॉर ब्लॉगिंग तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो आपका ब्लॉग है वो इतना लेंथी ना हो। आप फ्रीक्वेंटली लिख लें, आप डेली बेसिस पे 250 पेज सफे का 250 अल्फाज का एक लिख लें, लेकिन आप 250 सफे का एक माह बाद ना लिखें, क्योंकि उसने उसको पढ़ना ही नहीं है। आजकल के बारे में लोग, आजकल के जो लोग हैं उनमें किसी के पास इतना ना तो पेशेंस है और ना इतना टाइम है। और फिर देखें जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, एक वही बात जो आपने 20 पेजेस में जाके कही दी है, उसी से कंपैरेटिवली मुझे एक शॉर्ट टाइम वाला आर्टिकल मिल रहा है जिसमें से वो मेरे इंटरेस्ट से मुतालिक बात जो वो 3 पेजेस पे कही हुई है। तो अल्टीमेटली आप खुद बताएं ह्यूमन साइकी अकॉर्डिंग मेरी प्रेफरेंस क्या होगी। मेरी प्रेफरेंस वो 3 पेजेस वाला राइटअप होगा। मैं कभी भी जो है उस वाले पेज के ऊपर नहीं लिखूंगी कि जिस पे उस वाले आर्टिकल को नहीं खोलूंगी जिसने वही बात की हुई है लेकिन की 20 पेजेस पे हुई है। तो ट्राई करें कि आप बेशक फ्रीक्वेंटली लिखें, लेकिन छोटा लिखें, लेंथी मत लिखें, ठीक है। और ये अच्छा, ये तो लिंक ऑफ आप था ये एज टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी। आप हाँ
अगर आपका लिंक है, अगर आप रोजाना ऑन एंड ऑफ अपना जो है उसको लिंक को शेयर कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इसके ऊपर मैं सबसे ज्यादा बात ये करना चाह रही थी कि आप जो है अपना जो जब आप लिख लेते हैं वो अपलोड हो जाता है, उसका जो यूआरएल आपके पास आ जाता है, तो उसको लिंक को जो है ना वो आप अक्सर जो है वो अपने प्लेटफॉर्म्स जो डिफरेंट हैं, फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं आपके उसके ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर और ट्विटर के ऊपर आप उसको शेयर करते हैं, क्योंकि दैट हेल्प्स यू टू रीडायरेक्ट ऑडियंस टू योर आर्टिकल, योर ब्लॉग। तो कभी भी अगर मैं हूँ, हाँ मुझे कुछ ब्लॉग ढूंढना है, तो मैं ये तो नहीं करूंगी कि मदीहा इकबाल ने या किसी ने भी है कि वो ये तो नहीं मेरा नाम लिख के तो नहीं सर्च करेगा कि इस बंदे ने इस बारे में क्या आर्टिकल लिखा है। हाँ मेरी वॉल पर लगा हुआ है और कोई वहां पर लोग मौजूद हैं जो मेरे दोस्त हैं और उनका उस चीज के बीच में इंटरेस्ट है, तो वो क्या करेंगे कि वो मेरे उस आईडी को, उस मेरे लिंक को उसको क्लिक कर लेंगे। तो कोशिश करें कि आप रोजाना कुछ ऐसा लिख रहे हो कि आपके जो लिंक है उसको जो है ऑफन क्लिक मिल रहा हो। आगे कीवर्ड्स, दिस विल हेल्प यू स्टे ऑन कोर्स एंड द सर्च इंजन विल लव योर ब्लॉग। हाँ जी, कीवर्ड्स, वही टैग्स और कीवर्ड्स आप अपने उसमें लिखते वक्त जो आप आर्टिकल लिख रहे हैं ना, उसमें वो वाले अल्फाज इस्तेमाल करें जिसके बारे में आपको लग रहा हो कि लोग इसके बारे में सर्च करेंगे। ठीक है, अब अगर मुझे कोई वीडियो सर्च करनी है या मुझे इस तरह से मुफ्ती पिछले दिनों एक बड़े उसमें मसले में हुए थे, तो मुझे उसके बारे में एक बयान था कि किसी ने कहा कि उन्होंने कुरान के ऊपर हाथ रखे। आई वाज नॉट श्योर अबाउट दैट कि उन्होंने कुरान पे हाथ, अच्छा मुझे क्या था, मुझे वो वीडियो सर्च करनी थी, मुझे देखना था कि क्या वाकई उन्होंने कुरान के ऊपर वो बुक के ऊपर उन्होंने हाथ रखा हुआ है। मैं क्या गई, मैंने गूगल के ऊपर कीवर्ड्स जो यूज किए, मुफ्ती उनका नाम मुझे भूल गया, उनका नाम लिखकर और मैंने उर्दू में लिख दिया ना कि कुरान के ऊपर हलफनामा और ये वो मैंने लिखा। अब वो जिस बंदे ने हलफनामा, मुफ्ती, कुरान पर हाथ, ये वाले कीवर्ड्स अपने आर्टिकल्स में या अपनी पोस्ट में यूज किए हुए थे ना, वो सारे मुझे शो हो गए। तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि टैग्स तो आप डालते हो 3 4 5 6 जितने भी डालते हो रेलेवेंट टैग्स के सर, लेकिन आप कोशिश करो कि जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है उसके रेलेवेंट कुछ वर्ड्स आपके आर्टिकल में जरूर होने चाहिए, ताकि जब भी कोई रैंडमली बैठ के उन वर्ड्स को सर्च करे तो वो डायरेक्ट आपके लिंक के ऊपर आ जाए, क्योंकि जो ये सिस्टम है सोशल ऐप्स के, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं और ये फौरन से जो है ग्रैब कर लेते हैं। इसमें अभी आप एक भी लफ्ज के बारे में गूगल में लिखो गूगल, तो क्या गूगल खुद पता लगता है इसने इसने नहीं, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है जो आपने कीवर्ड्स यूज किए होते हैं अपने आर्टिकल के बीच में, अपनी वीडियोस के बीच में, तो उस तरह से वो जो है वो आपको ऑडियंस को डायरेक्ट करके उसके ऊपर ले जाता है। तो कोशिश करें कि अगर आपने ऑर्गेनिक रीच अपने ब्लॉग की बढ़ानी है तो आप ऐसे अल्फाज को इस्तेमाल करें जिसके बीच में कीवर्ड्स यूज किए गए। राइट क्लियरली, ये कुछ आइडियाज हैं। शॉर्ट सेंटेंस, ओनली वन कॉन्सेप्ट पर सेंटेंस। आप एक सेंटेंस में ये हुआ लेकिन साथ साथ ये भी हुआ, इसको ना करें। कोशिश करें कि आप एक एट अ सेम टाइम सिंगल बात करें। नो डबल स्पीक और जर्गन, नॉट मोर देन वन आइडिया इन वन सेंटेंस एज यू डोंट वांट टू कंफ्यूज द रीडर। रीडर को पढ़ के लगे कि अच्छा एक ही लम्हे में ये खुद ये बात करता है और अगले ही लम्हे में अगले ही सेंटेंस में जाके अपनी ही इस बोली बात को जो है वो निगेट कर देता है। तो किस तरह से स्पून फीड दें। अच्छा, स्पून फीड यही वो 5 सवाल जो मैंने कहा कि मतलब लोगों को लगे कि मेरी इसमें बारे में क्या राय होनी चाहिए, तो आप उनको बता सकते हैं कि मुझे लगता है इन सब बातों के बीच में जो आपने उनको दी लॉजिकली, कि इन सब बातों के बाद मुझे लगता है कि ये मामला इस तरह से नहीं इस तरह से हुआ होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आप बता चुके हैं ना उस वक्त की सपोर्ट जो आपकी इस आइडिया को ऊपर जो चीजें थी वो सपोर्ट करेगी, तो आप उनको स्पून फीड करते हो कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा और यही बात है। आपको उनकी राय बिल्ड करने में जो आपका आर्टिकल है। यूज कॉमास एंड डैशेस। अच्छा, ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमारा एक लफ्ज खत्म हुआ, हमारा एक सेंटेंस खत्म हुआ, हमें पता ही लगता है और हम उसको आगे फौरन से, ये कुछ छोटी छोटी बेसिस थी। और हाँ, ये राइट लाइक यू टॉक, ये जो सबसे मेन है, एक तो WWFMI का कॉन्सेप्ट और 5 Ws का कॉन्सेप्ट और राइट लाइक यू टॉक। ये ब्लॉग की सबसे, ब्लॉग में कभी भी आप ऐसे नहीं बात कर सकते कि नाज़रीन आज मैं आपको ये बताऊंगा और ऐसे होगा, ये एक जमाना था और इस तरह से। आप कोशिश करें कि आप एक बहुत ही आम अंदाज में, लाइक यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड, अभी थोड़ा ऊपर स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा कि इसको इस तरह से लिखेंगे लाइक यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड, और आप उसी जुबान में लिखें जिस जुबान में आप अपने दोस्तों से बात करते हैं। मैं ये नहीं कह रही जब आप फ्रैंक होकर अपने दोस्तों से बात करते हैं थोड़ा अदब के दायरे में रहकर, जिस तरह से हम अपने दोस्तों से यूजुअली कभी हमारा दिल करता है हम उनको कोई एक्सप्लेन करें। जिस तरह मैं मरी गई हुई थी तो व्हेन आई केम बैक आई वाज एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग टू माय कोलीग्स एंड कोवर्कर्स दैट आई एंजॉयड दिस मच, ऐसा हुआ, फिर वहां पर ये हुआ, सडनली बारिश शुरू हो गई। सो व्हेन इट कम्स टू इट मैं बहुत फॉर्मल हो जाऊंगी,
तो ब्लॉगिंग इज अबाउट लाइक लिटिल इन्फॉर्मल, आपको थोड़ा सा वो होना पड़ता है. सो राइट लाइक यू टॉक. इट्स ओके टू यूज कॉमन एक्सप्रेशन फ्रॉम योर स्पीच, लाइक डोंट इवन गो देयर, नाउ आई आस्क यू, एंड पे आप पूछें. अब मैं आपसे पूछूंगा, आप मरी, मैंने मरी के बारे में अगर ब्लॉग लिखा अपने एक्सपीरियंस के बारे में, मैं वहां गई तो मैं एंड पे डाल दूंगी, साहब मुझे आप बताएं कि आप कब जा रहे हैं. तो क्या होगा, लोगों को लगेगा ये मेरे से ही बात करी. एवरी रीडर विल फील दैट कि ये आर्टिकल, ये बंदा मेरे साथ बैठ के मुझसे बात कर रहा है. डू यू हैव रिटन इन दैट सेंस कि इसको मल्टीपल लोग पढ़ रहे हैं, बट जो रीडर है उसको ये फील आनी चाहिए कि ये आर्टिकल मेरे लिए लिखा गया है, ये ब्लॉग मेरे लिए लिखा गया है. ठीक है, या आप उसके सामने बैठकर उसको बात कर रहे हो. डू नॉट फॉरगेट अबाउट दिस कि राइट लाइक यू टॉक, और इस तरह से अपने दिमाग में रख के ये लिखेंगे जो रीडर के माइंड में चल रहा है आप उसके मुताबिक लिखें. आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये मैटर नहीं करता. Use a clear headline and don't be afraid to make bold statement, but don't mislead. अब ये सच मैंने कहा कि आप कह सकते हैं कि हाँ मेरा कंक्लूजन तो यही इन सब बातों के बारे में, इस तरह से थोड़ा सा वर्ड हो जाता है. शाह महमूद कुरैशी को थोड़ा टाइम पहले आई थिंक सो ये लफ्ज जो है, वैसे अगर हमारे ऐवानों में बोला जा सकता है तो मैं भी यहाँ पर बैठ के एक्सप्लेन कर ही सकती हूँ. उसको लोटा लोटा कहते हैं जी एक बंदे को जो मतलब थाली का बैंगन, मतलब जो हर इधर भी हो गया उधर भी हो गया. तो क्या हुआ कि मैंने अगर उस चीज को अपने उसमें कर दिया, बोल्ड स्टेटमेंट मैंने डाल दी कि हाँ जी हेंस प्रूफ दैट, मैं एंड पे इतनी सारी बातें शाह महमूद कुरैशी की प्रीवियस टॉक्स को लेकर मुझे ये लगता है कि हाँ जी वाकई ही में जो है वो जो शाह महमूद कुरैशी हैं ही प्लेज लाइक अ लोटा, वो इस तरह से करते हैं कभी उसके पास और कभी उसके पास, जहाँ वो अपना बेनिफिट देते हैं वहां पर. तो ये है कि अपनी आप बोल्ड स्टेटमेंट्स दे सकते हो ब्लॉग के बीच में क्लियर. आप 0% जजमेंटल होकर लिखो कि यार मैं अगर ये लिखूंगा तो व्हाट पीपल विल थिंक अबाउट. जस्ट राइट व्हाट यू आर फीलिंग, कि आपको लग रहा है कि ये चीज़ अच्छी है, ये ऐसे हुई थी. और फिर सबसे बड़ी बात है जो सेकंड मैंने स्लाइड में बताया था कि आपने जो बोलना है उसको आपने आर्गुमेंट के ऊपर उसको डिवेल्प करना है कि यस मैं जो कह रहा हूँ ऐसा है भी. मतलब अगर मैंने एक बात कर दी किसी पॉलिटिशियन के बारे में कह दी है, लेकिन बाद में उसको मुझे अपने उसी आर्टिकल में उसको मनवाना नहीं आ रहा रीडर से, मैं ऐसी कुछ चीज़ कहूँ क्यों जिसको सामने वाला माने ना, मैं ऐसी चीज़ लिखूँ क्यों जिसको अगला माने ना. आप अपना लिखे भी ऐसे, आप अपना बोले भी ऐसे कि जो आपको सुन रहा है वो ये कहे कि यार दिस पर्सन एंड दिस फीमेल और दिस मैन जो भी है ये ठीक है, हाँ ऐसा हुआ है. आपकी ऑथेंटिसिटी, मुझे ये लगता है कि व्हाइल यू आर टॉकिंग, व्हाइल यू आर राइटिंग, ऑथेंटिसिटी मैटर्स अ लॉट. आप बस ये है कि आपने जो अपना आर्गुमेंट है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बिल्ड किया हुआ हो. तो क्लियर रही. टू सम अप ये है कि कुछ एक बेसिक गाइडलाइन है टू ब्लॉग राइटिंग के. कीप योर कॉपी लाइवली, फैक्चुअल, टाइट, क्लियर, शॉर्ट एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइज. ये वन लाइनर अगर मैं कहूँ सारी प्रेजेंटेशन का जो भी मैंने पीपीटी आपके सामने एक्सप्लेन किया और पिछले आधे पौने घंटे में मैंने जितना भी आपको बताया उसका ये है कि इसको लाइवली रखें. सुनने वाले को लग रहा हो कि मेरा दोस्त है, आप भी इस तरह से लिखें कि मैं भी अपने दोस्त को बता रहा हूँ, और फैक्चुअल हो मतलब उसमें कुछ भी इतना वो ना हो, टाइट हो, एक पॉइंट है तो उसी पर बात की जाए, वो क्लियर हो, फिर शॉर्ट भी हो, और फिर उसमें वॉल पास यूज किए गए हों जिसको लोग सर्च करके आपके आर्टिकल तक पहुंच सकें. टू लर्न मोर, ये मैंने जी 2 डाले में इसके बीच में एक ये इंग्लिश के हैं, ये विकिपीडिया का 2 था कि ब्लॉग मेकअप जो होता है वो आपका किस तरह से होना चाहिए. तो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड राइट नाउ. अभी कुछ मैंने कुछ टैब्स खोले हुए हैं अपने यहाँ इसी स्क्रीन के ऊपर, तो कैन दे सी दिस, देख सकते हैं ये लोग. अभी टैब्स शो हो रहे हैं मेरे सारे साथ वाले. आपने ओपन किया? अभी मैंने किया नहीं है, मैं करती हूँ, कर दूँ. अच्छा ये जी ये उर्दू पॉइंट है. ओके ठीक है जी, ये शो हो रहा है. अच्छा ये मैंने उर्दू पॉइंट की साइट खोली है, ये मैंने कुछ 4-5 आप लोगों को सिखाने समझाने बताने के लिए किया हुआ था. ये जो उर्दू पॉइंट का है और ये मुसलसल अशात के 20 शानदार साल, ये 20 सालों से है ये बात. ठीक है, उर्दू पॉइंट अपनी वीडियोस भी बनाते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद बड़ा सारा ये उर्दू ब्लॉग्स का एक बेहतरीन सिलसिला है इस वक्त जो बहुत सारे लोग जानते हैं और पढ़ते हैं, वो आई थिंक सबसे ज्यादा उर्दू पॉइंट है. इसमें भी देख लें नाज़रीन, मरकजी सफा, आज का अखबार, अगर दोस्त हुआ इंटरेस्टिंग इन अखबार, वो अखबार के बारे में जान सकते हैं. ताज़ा तरीन शहरों की खबरें, पाकिस्तान, इंटरनेशनल कॉलम, ब्लॉग. अच्छा ये ब्लॉग वाला पोर्शन आ गया, यहाँ पे जाएंगे आप, जितने ब्लॉगर्स हैं आपको सारे यहाँ पर मिल जाएंगे. अब जी आती है बात, मैंने आपको बता दिया लिखना कैसे. आप जो ये वाला पोर्शन है, दिस इज लाइक फॉर द प्रैक्टिकल थिंग कि आप अपनी किसी भी चीज को पब्लिश किस तरह से करते हैं, आप किस तरह से उसको जो है उसको ऊपर लेके जाएंगे. जस्ट आपने क्या करना है, कोई भी साइड है आप उसके नीचे आते जाएं. ये यहाँ पर लिखे हुए मजीद दिखा रही, कुछ उन्होंने दिखाए हुए हैं, पोस्ट लगाई हुई है कि दोस्त हु आर यूज्ड टू राइट फ्रीक्वेंटली फॉर देम, तो यहाँ पर उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी है मजीद दिखा रही. अगर आप और देखना चाहते हैं यू कैन क्लिक ऑन दिस. बट अच्छा यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर देखिए अबाउट अस, डिस्क्लेमर है, प्राइवेसी पॉलिसी, एडवर्टीजमेंट. ठीक है, नेटवर्क, इंग्लिश का भी आ रहा है, अरेबिक का भी आ रहा है, पाकिस्तानी पॉइंट आ रहा है. हु आर
हु वी आर, हम कौन है, कॉन्टेक्स्ट सेंड योर कंटेंट, ठीक है, ये ऑप्शन आ रहा है। आप इस पे जाके इस तरह से क्लिक करें, ठीक है, अपनी तहरीर भिजवाएं। ये जी यहाँ पे इन्होंने पूरा क्राइटेरिया आपको दिया हुआ है और ये आपको उन्होंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है। यहाँ पे जाएं, इसको खोल लें, इसके ऊपर अपना कंटेंट जो आपने लिखा है, जो कि मैंने आपको टेक्निक्स थिंग्स और चीज़ें बताई हैं, हर चीज़ से गलती निकाल के, ग्रामर मिस्टेक्स निकाल के, सब चीज़ें निकाल के करके आप इसको यहाँ पर जो है वो उसको अपनी तहरीर को जो है लिखे, अपनी कहानियाँ, किताबें और दीगर तहरीरें हमें इसके ऊपर उन्होंने भेजा हुआ है कि ठीक है, इसके ऊपर आप उसको भेज दें और दैट्स इट। जब वो फिर अप्रूव हो जाती है तो वो आपको उसी मेल के थ्रू आपको लिंक आ जाता है आपका ना, कि जी ये आपकी आर्टिकल का लिंक है और ये हमारी वेब जर्नल के ऊपर मौजूद है। अच्छा, ये कुछ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एक और टैब है, नेक्स्ट टैब, ये देखें, उर्दू ब्लॉग बनाई थी, ये एम बिलाल एम, ये एक बिल्कुल न्यू है, उर्दू ब्लॉग के मराहिल हैं, ये आपको उन्होंने आपको पूरा एक तरीका बताया हुआ, अगर आप उर्दू में लिखना चाहते हैं। ठीक, सो चीज़ें तकरीबन सेम होती हैं, लैंग्वेज डिफरेंट होती है, बट इट कम फॉर उर्दू यू हैव टू अडॉप्ट सेम थिंग व्हेन यू आर राइटिंग इन उर्दू इंग्लिश, यू हैव टू डू द सेम थिंग्स। आई डोंट थिंक सो देयर आर मेजर डिफरेंस एक्सेप्ट लैंग्वेज, आई थिंक सो। तो ये उर्दू में अपने आपको लिखने के बता रहे हैं कि अपने इसमें इंस्टॉल करें, पाक उर्दू इंस्टॉल कर लें और इस तरह से लिंक भेजें, इस लिंक पे क्लिक करें, इसका भी उन्होंने बताया हुआ है, इसका भी यही है बिल्कुल। इस तरह से ये लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये जो है वो बिल्कुल सेम चीज़ पर ले जाएगा, आपको बता देगा कि आप यहाँ पर जाके इस तरह से अपना यहाँ पर लिखा हुआ आर्टिकल अपलोड कर दें, सेंड कर दें, एंड लेटर ऑन अगर उनको लगता है कि वो इस लाइक है कि उनकी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट हो जाए तो उसको पोस्ट करके उसका लिंक आपको भेज देते हैं। आगे चलती है टॉप 10, ये मैंने ये भी किया हुआ है। मैं अगर आप चाहते हैं तो मैं ये सारी जो ये यूआरएल मैंने खोले हुए अपने पास, मैं ये लिंक अभी ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग मर्जी जी। ये टॉप 10 उर्दू ब्लॉग्स इन पाकिस्तान, यहाँ पर ये लिस्ट आ रही है, ये सब बताए हुए हैं। itinama.com, ठीक है, mbilalm.com ये है, फिर ये ppurdu.com है और इसी तरह के आगे मुख्तलिफ हैं, तकरीबन 10 जिनके ऊपर आप इनिशियली अगर आप लिखना चाहते हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो। फिर ये अगेन कुछ हैं, ये देखें कितने ज़्यादा इसके ऊपर लिखा हुआ है, हु एम आई, ये कुछ उर्दू के हैं, आवाज़ दोस्त, उर्दू ब्लॉग, उर्दू टेक्नोलॉजी ब्लॉग, मतलब यही नहीं कि टेक्नोलॉजी, अगर आपने इंग्लिश, बहुत सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं समझ आती, उस तरह से अगर वो उर्दू में ब्लॉग उसके बारे में कुछ पढ़ना चाहते हैं, जावेद इकबाल का ब्लॉग, सराब, नुमान की डायरी, वतन की कहानी, मतलब इसमें जो कुछ लोग those who have like incredible stories about Pakistan and how they have seen happening things front of their eyes, so they can write for this portal। इस तरह से जी ये मैंने ये भी लिंक शेयर किए हैं, इसमें तकरीबन मेरा ख्याल से मोर देन 50 अगर मैं कहूँ तो वेबसाइट्स जो हैं ब्लॉगिंग की, अदर फेमस पाकिस्तानी ब्लॉग्स लिस्ट यहाँ पर है। यू कैन राइट, द मोर यू विल राइट, मतलब तज़किरा देखेंगे इसमें आप इंग्लिश और उर्दू, जिस तरह उर्दू पॉइंट के ऊपर आपके पास यू हैव बोथ ऑप्शन टू राइट इन इंग्लिश एंड उर्दू एज वेल, आप इस पर ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं टॉप 3 कैन यू यूज़ करें, हाँ जी ये है कि टॉप 3 प्लेटफॉर्म यू कैन यूज़ टू क्रिएट योर फर्स्ट ब्लॉग। यहाँ से जी आपको छोटी छोटी हेल्प उन्होंने बताई दी है, wordpress.org, ब्लॉगर्स, ठीक है, medium.com, ये उन्होंने आपको 3 बताएं कि जी ये उन लोगों को हेल्प करते हैं, those who want to initially start, मतलब जो बिल्कुल ही न्यू लर्नर है, ये उनको बताते हैं। अच्छा, एक 2 बातें मैंने आपसे कही कि उर्दू पॉइंट, और जो तीसरी कुछ मैंने आपको लिस्ट बता दी है, तकरीबन इसमें 50 के करीब ब्लॉगिंग लिस्ट हैं, वो भी है। एंड देन आगे आ जाता है जो आजकल बहुत ज़्यादा टॉप ट्रेंड में है, उर्दू पॉइंट को तो लोग बहुत देखते हैं, ठीक है, लेकिन उर्दू पॉइंट की आई थिंक उसकी ब्लॉगिंग वेबसाइट इतनी वो नहीं है जितनी ये है, हम सब, ठीक है, कॉलम और ब्लॉग हम सब, इसका ये जी लिंक है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये है इसका फ्रंट पेज। वजाहत मसूद साहब हैं, ये इसको रन कर रहे हैं और इसका भी सेम उसी तरह से खबरें कॉलम, लेकिन दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव, एक्टिव, एंड इसमें करीबन हजारों के करीब, अगर आप हर छोटा, हामिद मीर तक देखें जिसके लिए लिखता है, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, सब राइटर आपको, सना बुच्चा, क्या हमारी आसमा शराजी, ठीक, आरिफ निजामी, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा नाम सारे आपको मिलेंगे। और इनकी भी ये पॉलिसी है, मैंने इस पर ऑलरेडी जो था वो क्लिक किया हुआ था आपके, हम सब में कैसे लिखा जाए, इनकी भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इसको पढ़ें। ये सारे लिंक जो मैंने 4 से 5 आपको दिखाए हैं शॉर्टली, जो हमारा आज ग्रुप बना है जिसमें ये लिंक आया, मैं ये सारे 4-5 लिंक उसमें शेयर भी कर दूंगी फॉर फर्दर असिस्टेंस, कि आप इसमें खोल के इनको देख कर पढ़ सकें, ठीक है।
ईमेल है, चेकलिस्ट है, वो बताते हैं कि अगर आपका पहला कोशिश करें कि आपने पहले से लिखी हुई चीज़ हमें दोबारा ना भेज दी हो। ये कुछ उन्होंने रिक्वायरमेंट्स बताएंगे आपकी तस्वीर, शनाख्ती कार्ड, लाइसेंस, ये वो। ऑब्वियसली दे कैन नॉट पब्लिश योर थिंग्स विदाउट नोइंग अबाउट योर सेल्फ। अशात कब होगी? फिर उन्होंने बताया कि बार बार हमारी टीम को परेशान ना करें, और 2 दिन बाद अगर 3 दिन तक आपको रिप्लाई नहीं आता, देन यू शुड हैव टू कॉल मी, हमें कॉल करें। और फिर अंग्रेजी में लिखें, उर्दू में, तहरीर और मौज़ूआत ये है 500 से 1000 अल्फाज के दरमियान होनी चाहिए, आपको ये ऑप्शन देते हैं। तो जी ये सारी, फिर ये एंड पे उन्होंने अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है कि vmhumsub.pk, ठीक है। इस पे आप जाएं। फिर आगे कुछ 2 पोर्शन और हैं कि जी आपकी इदारती पॉलिसी और हदायत हैं आपके लिए। दोज हु वांट टू राइट फॉर दिस प्लेटफॉर्म दे कैन सी एंड विजिट दिस। तो आई थिंक सो दैट्स अप फ्रॉम माय साइड, दैट्स इट। तो ये था जितना मुझे नॉलेज था, जहाँ जहाँ मैं लिखती रही हूँ, या मैंने लोगों को लिख के दिया है, या मैंने लोगों को बताया है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच मदीहा, बहुत ही आपने डिटेल प्रेजेंटेशन दी है। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि इसको इंटरैक्टिव भी बनाएं क्लास को। पता नहीं सारे सो रहे हैं कि मौजूद हैं कि नहीं। मैं पूरे टाइम पे यही सोच रही थी कि मतलब मैं बोल रही हूँ तो होना तो यही चाहिए था, सब पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल, हाँ, तो इसलिए मैं उम्मीद कर रही हूँ सब सुन रहे हैं। अच्छा, अगर थोड़ा सा ये बता दें कि आप लोगों के अपने फेवरेट ब्लॉग्स कौन से हैं, और ब्लॉगिंग में या किसी भी चीज़ में देखें, जब भी आप आते हैं, आप कुछ लिखते हैं, तो याद रखें कि आपकी हर लिखी हुई चीज़ का, हर बोली हुई बात का एक इम्पैक्ट होता है, और वो इम्पैक्ट बहुत देर तक जाता है। अब तो आपको पता है वीडियो का दौर है, हम नहीं भी होंगे तो ये इम्पैक्ट चलता रहेगा। एक तो आपने ये चीज़ हमेशा अपने ज़हन में रखनी है, और दूसरी बात ये है कि आप जो भी तहरीर करें वो एथिकल हो, वैल्यू बेस्ड हो। जो चटपटी खबरें होती हैं वो शायद वक्ती तौर पे बहुत पॉपुलर हो जाती हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन उनका इम्पैक्ट अच्छा नहीं होता। तो अगर आप लोग अपने ब्लॉग्स पसंदीदा शेयर करना चाहें, बेशक चैट में लिख दें, बेशक वैसे बता दें। मदीहा आपसे इस बारे में कुछ पूछना चाहें तो वो पूछ लें। फिर हमारी नेक्स्ट ट्रेनर हमारे साथ जो है वो ऑलरेडी मौजूद हैं। मदीहा अगर अपना सेशन वाइंड अप करें तो फिर राबिया इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो नेक्स्ट सेशन ऑन सोशल मीडिया मार्केटिंग देंगे। इंशाल्लाह। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है मुझे, तो मुझे जितना आज तक पता था या जिस तरह से मैं लिखती रही हूँ, और जितना बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस टू राइट, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए अलग ऑप्शंस दिए हैं, और पहले से ही जो स्टेबल हैं उनके बारे में और ऑप्शन दिए, सारी डिटेल ईच एंड एवरीथिंग इज हियर। सो अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो पूछ लें, बिकॉज टाइम इज अबाउट टू एंड। सो मैं फिर आप लोगों से कल अपने जो है वो नेक्स्ट सेशन में मिलूंगी, विच इज अबाउट ब्लॉगिंग, नॉट ब्लॉगिंग बट ब्लॉगिंग। I'm just waiting for 2 minutes or 1 minute. Yes, yes, yes. Saqib Aziz he's asking a question. So उन्होंने कहा कि is this effective to write for sport? I think so, because especially when there's a season of sports like PSL, और जब PSL खत्म हुआ था, आप यकीन करें कि सबसे ज्यादा जब कोरोना आया था लास्ट ईयर, और लोगों ने PSL के बारे में ऐसी सी इमोशनल स्टोरीज लोगों ने लिखी कि एक बंदे ने लिखा कि मैं तो पाकिस्तान आया ही इसीलिए था, या मैं मतलब मेरे पास मैं आई वांट टू एंजॉय सम टाइम विद माय फैमिली, लेकिन ये हुआ। फिर उसने वजूहात बताई, और फिर कुछ ऐसा हुआ। फिर एक मैंने आर्टिकल पढ़ा कि इस प्लान को कैंसिल, इस प्रोग्राम को कैंसिल होने से पाकिस्तान की गवर्नमेंट को या PCC को कितना नुकसान पहुंचा, ICC को सॉरी, और उसको कितना नुकसान पहुंचा, कितने तक पीने थे। फिर कुछ लोगों ने अपनी टिकट्स की पिक्चर शेयर की, एंड दे वर शेयरिंग देयर फीलिंग्स के हम कितना डिप्राइव फील कर रहे हैं, हम कितना डाउन फील कर रहे हैं, और हम तो बहुत एक्साइटेड। तो राइटिंग फॉर स्पोर्ट, आई थिंक सो, व्हेन इट कम फॉर लाइक सीजन है, क्रिकेट का है, PSL है, और दूसरे, तो दिस इज क्वाइट इफेक्टिव। आप लिखें, बल्कि बड़े सारे लोग इसमें जो हैं, लाहौर कलंदर माय फील, हाँ यस साकिब, यू शुड हैव टू राइट अबाउट दिस, लाइक एवरीवन। हम लोग लिखते हैं, करते हैं लाहौर कलंदर के बारे में जी के, बिकॉज वी आर लाहौरी एंड वी वांट टू यू नो एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स व्हेन इट हैपेंस, व्हेन दे यू नो आउट हो जाते हैं उससे। तो राइट अबाउट पीपल और अबाउट, यार इट डिपेंड्स अबाउट योर टॉपिक। अगर आप बता रहे हो कि मैं मरी गई, तो आप ये तो नहीं लिखोगी, या मैं नारायण गई या कागान गई, आप ये तो नहीं लिखोगी कि लोग यहाँ पर आके कैसा फील करेंगे। आप उनको ये बताओगी कि मैंने यहाँ पर आकर कैसा फील किया, मैंने ऐसा फील किया, ये हुआ, यहाँ पर ये चीज अच्छी है, यहाँ पर वो चीज अच्छी है। तो वो इस तरह से फिर अगर आप, और मैं यही कह रही हूँ कि अगर आप एक स्टेटमेंट आप चाहते हो कि लोग उसके बारे में उसको एक्सेप्ट करें, तो आपको अपना आर्गुमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है कि जो मैं कह रही हूँ ये मैं इन फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे कह रही हूँ, कि आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़े। एथिकली तो मैम ने बात की कि बेशक जरूर, तो इस तरह से जो चीजें हैं ये आपकी होनी चाहिए। राइट एनीथिंग आप जो लिखना चाहते हैं, और ये कि आप थोड़ी सी रिसर्च पहले ज़रूर करें, जो भी आप लिखना चाहते हैं उस टॉपिक से रेलेवेंट। फिर आप अच्छे ब्लॉग्स देखें कि लोग किस तरह से लिख रहे हैं,
जैसे अभी Yes. मदीहा ने लिंक्स शेयर किए, इससे आपको बहुत ज्यादा आइडिया होता है। लेकिन आप ये भी ना सोचें कि पहले दिन ही आपका ब्लॉग सबसे जो है वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। असल बात तो ये कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, तो आप अपनी बात को एक्सप्रेस करें। और मैं मदीहा से रिक्वेस्ट भी करूंगी कि अगर आप लोग कुछ थोड़ा बहुत भी इनिशियली लिखते हैं तो ये इसको जो है वो ज़रूर रिव्यू कर सकती हैं, आपको बता सकती हैं कि इसमें ये कमी बेशी, आप इसको ऐसे कर लें, क्योंकि गाइडलाइंस तो वो आपको दे ही रही हैं। तो आई थिंक आप इस चीज़ से फ़ायदा बिल्कुल उठाएं, और ऐसे हो ही। सकता है आप में से कोई इन 3 हफ्तों के बाद एक बहुत अमेजिंग ब्लॉगर बन के निकले। हू नोज़? इंशाल्लाह, तो मैं मैं एंड पे जो वाइंड अप करना था वो मैंने इसी बात पर करना था कि इफ एनी वन ऑफ यू वांट टू राइट समथिंग एंड वांट कि मैं प्रूफ रीडिंग करूं और उस पे कोई सजेशंस दूं, इस ग्रुप में मैं हूं, आप लोग लिखें और बेशक मेरा नंबर भी मुझे पीएम करके उसके बारे में प्रूफ रीडिंग के लिए इंस्ट्रक्शंस ले लें या आइडिया के बारे में। आई एम ऑलवेज अवेलेबल ओवर हियर। और बाकी आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। इंशाल्लाह वी विल मीट टुमारो एंड वी विल हैव द सेम कन्वर्सेशन अबाउट अनदर टॉपिक। थैंक यू सो मच। Thank you very much, Madiha.